Good morning, students. Today we are going to discuss about empirical formula and its relation with molecular formula. आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में. एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, ठीक है. पहले तो इसके डेफिनेशन को देखते हैं. एम्पिरिकल फार्मूला का जो डेफिनेशन है वो क्या है. डेफिनेशन इसका ये है कि द एम्पिरिकल फार्मूला gives the simplest whole number ratio of atoms of various element present in one molecule of a compound ये है इसका डेफिनेशन. मतलब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो एटम्स किस रेशियो में प्रेजेंट है, इस रेशियो को बताने वाला जो फार्मूला होता है उसी को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला. जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कहा जाए कि हमारे पास C6H12O6 ये ग्लूकोज है, मान लीजिए दिस इज़ ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, और कहा जाए कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट हैं, माने रेशियो ऑफ एटम्स क्या है. अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर रेशियो ऑफ एटम्स क्या है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो रेशियो है वो 1:2:1 का है. मतलब रेशियो क्या है, C:H:O, ये कितना बराबर है 6/12, तो हो जाएगा 2, और ये फिर हो जाएगा 1. मतलब कि इनका रेशियो लिया जाए अगर तो हो जाएगा 1:2:1. मतलब कार्बन कितना है, किस रेशियो में है, 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1. माने प्रत्येक एक कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है. तो जो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला जो हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला वो क्या हो जाएगा भाई, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा CHO, और रेशियो क्या है 1:2:1 का है. सो CH2O इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. मतलब ये सिंपल सा बात है, मॉलिक्यूल के बारे में एक्चुअल जानकारी नहीं देता है, ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट जो एटम्स हैं उनके बीच सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को बताता है. जैसे अगर एग्जांपल के रूप में दूसरे कंपाउंड को लिया जाए, जैसे कि C4H10, ये ब्यूटेन है, मान लीजिए नॉर्मल ब्यूटेन है. इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम ब्यूटेन. तो इस ब्यूटेन का अगर कहा जाए कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो होल नंबर रेशियो है वो क्या है, होल नंबर रेशियो याद रखना है आपको. तो अगर इसको काटेंगे हम तो ये 2 से कट जाएगा और ये 5 हो जाएगा, C2H5. मतलब रेशियो ऑफ एटम्स जो है वो क्या हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए, तो C:H कितना हो जाएगा, 2:5. तो C2 के लिए हाइड्रोजन 5, C2 के लिए हाइड्रोजन 5. तो यही जो फार्मूला आपका आया ये हुआ एम्पिरिकल फार्मूला. क्या हुआ ये, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन. एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन मतलब एटम्स के बीच
सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को बताने वाला जो फॉर्मूला है वो उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला हम। ये मॉलिक्यूल के ओरिजिनल पिक्चर को नहीं बताता है। जैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो इस ब्यूटेन में ओरिजिनली कितने एटम्स थे कार्बन के? 4, और हाइड्रोजन के कितने थे? 10। बट जो रेशियो है वो है 2:5 का। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो C2H5 हुआ, इससे मॉलिक्यूल के ओरिजिनलिटी के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, मॉलिक्यूल क्या है एक्चुअली में। सिर्फ उनके बीच जो एटम्स हैं उनका होल नंबर रेशियो ये बता रहा है। ऐसे फार्मूला को हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि कोई हाइड्रोकार्बन S जिसमें C और H है, C का संख्या है X और Y का संख्या है Y, H का संख्या है Y और C का संख्या है X, माने नंबर ऑफ C एटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ C एटम्स X है और नंबर ऑफ H एटम्स कितने हैं? Y है। तो इनका रेशियो लिया जाए तो X:Y होगा। रेशियो ऑफ C:H क्या हो जाएगा? X:Y, माने C X है तो H Y है, तो CXHY जो हो जाएगा ये इनका क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। माने बड़ा सिंपल सा बात है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है? एम्पिरिकल फार्मूला होल नंबर रेशियो को बताता है। एटम्स जो प्रेजेंट है किसी एक मॉलिक्यूल में उसके होल नंबर रेशियो को बताता है। ये बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम। अब जैसे कहा जाए कि ये बताओ बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? तो बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला का। एग्जाम्पल्स में जैसे कि बेंजीन C6H6, ये बेंजीन है हमारा C6H6। यहाँ C:H अगर कहा जाए, ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है? 1:1। इसलिए C1H1 या इसी को कहा जाए CH, ये क्या हुआ? ये हुआ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। क्या हुआ भाई? ये एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन हो गया। अच्छा, उसी तरह से कहा जाए ये क्या है? C2H2। C2H2 इथाइन है भाई। C2H2 इसी को ना बोलते हैं आप, ये इथाइन है। तो इसमें C:1 क्या आएगा? C:H क्या आएगा? 1:1। तो इसका भी जो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा वो क्या आएगा? C1H1 या सीधे आप कह लीजिए CH। तो आपने देखा कि एम्पिरिकल फार्मूला दो अलग अलग मॉलिक्यूल का सेम हो सकता है। जैसे आप यहाँ देखें बेंजीन का भी CH था और इथाइन का भी क्या है? CH है। सो एम्पिरिकल फार्मूला अलग अलग मॉलिक्यूल्स का भी सेम हो सकता है। ये बात समझ में आया? तो ये हो गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का भी एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। और एम्पिरिकल फार्मूला है क्या? तो कुछ नहीं, एटम्स के बीच किस तरह का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो प्रेजेंट है उसी को बताता है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला पर रिलेटेड एक छोटा सा सवाल करते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पर रिलेटेड। इस पर रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला पर रिलेटेड। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्रोमियम, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ chromium and O in a compound, O माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन in a compound
in a compound are 4.8 into 10 to the power 10 and 9.6 into 10 to the power 10 respectively. Its empirical formula is, its empirical formula is, ऑप्शन दिया हुआ है Cr2O3, दूसरा है CrO2, तीसरा है Cr2O4 और चौथा है नन ऑफ दीज। ये सिंपल सा सवाल है, कैसे बनेगा? तो कैसे बनेगा इसको देखने के लिए जो बेसिक डेफिनेशन है आपका एम्पिरिकल फार्मूला का, वो समझना ज़रूरी है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है? किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में एटम्स किस होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है। होल नंबर मतलब इंटीजर के रूप में होना चाहिए, 1 2 3 4 के रेशियो में होना चाहिए। तो होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट हैं एटम्स, तो उसी रेशियो को बताने वाला जो फार्मूला होगा वो होगा आपका क्या? वो हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर कहा जाए Cr का संख्या कितना है, तो वो कह रहा है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 10 एटम्स। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं भाई? 9.6 इंटू 10 टू दी पावर 10 एटम्स, है ना। अच्छा, कहा जाए अगर कि Cr और H2O का रेशियो क्या होगा, मतलब Cr और O में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो निकाल लीजिए। 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाई 9.6 इंटू 10 टू दी पावर 10, ये से ये कट गया एंड 4.8 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो आ जाएगा 9.6। मतलब क्रोमियम इज टू ऑक्सीजन ये आ गया 1/2, माने इसी को 1:2 लिख सकते हैं आप। माने क्रोमियम 1 है तो ऑक्सीजन कितना है? 2 है। माने क्रोमियम 1 है तो ऑक्सीजन कितना है? 2 है। मतलब CrO2 जो है वो हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? तो एम्पिरिकल फार्मूला आपका हो जाएगा ऑफ ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम कितना हो जाएगा? CrO2। ये हो गया। इसमें बिना मतलब सिंपल ये क्वेश्चन था जिससे आपको पता चले कि एम्पिरिकल फार्मूला में करना क्या है। जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके बीच का रेशियो निकाल दीजिए, होल नंबर रेशियो, वही हो जाएगा उसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला के टॉपिक पर, ठीक है। अगला टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला से निकाला कैसे जाए, है ना। एम्पिरिकल फार्मूला निकाला कैसे जाए, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाला जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी कैलकुलेटेड from percentage composition of elements
प्रेजेंट इन कंपाउंड, प्रेजेंट इन कंपाउंड मतलब कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं अलग अलग परसेंटेज में, वो जानकारी अगर दिया हो तो उससे हम निकाल सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। दूसरा है बाय द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। ये दो चीज़ों से बाय द मास ऑफ, एटॉमिक मास नहीं, बाय द मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, बाय द गिवन मास इसको लिख सकते हैं हम। गिवन मास के हेल्प से आप एम्पिरिकल फार्मूला को बता सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, पहला वाला, यानी परसेंटेज कंपोजिशन अगर एलिमेंट्स का दिया हो तो उसके हेल्प से आप एम्पिरिकल फार्मूला को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले के बारे में कि पहले अगर परसेंटेज कंपोजिशन में दिया हुआ कोई भी चीज़ है तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़े हम। ध्यान ये देना है आपको, मतलब पहला वाला इसका बता रहे हैं, पहले वाले का बता रहे हैं। ध्यान ये देना है आपको कि अगर steps to determine empirical formula, steps to determine empirical formula from percentage composition, पहला स्टेप है कि जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया है उसके हेल्प से आप सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि एलिमेंट्स जो हैं उनका मास ग्राम में कितना है। ठीक है, मतलब कन्वर्ट द मास ऑफ एलिमेंट्स, इन ग्राम। परसेंटेज के हेल्प से आपको ग्राम में जो मास है वो लिख देना है। उसके बाद स्टेप 2 है, स्टेप टू कहता है कि आप जब एलिमेंट्स का मास ग्राम में लिख दिए तो अब उनका मोल निकाल लीजिए। कैलकुलेट मोल ऑफ एटम्स, मोल ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। दूसरा काम क्या कर दिया आपने, मोल निकाल दिया। मोल निकालने के बाद स्टेप 3 है, स्टेप 3 मोल निकालने के बाद मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालना है ना। जैसे मोल आया 1 to 4, तो इस 1 to 4 3 एलिमेंट्स का मोल आया, एक का 1, एक का 2, एक का 4, तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर मोल का है उसको सब से डिवाइड कर देना है, उसको सब में डिवाइड कर देना है। तो यही जो रेशियो आएगा इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। तो तीसरा है कैलकुलेट सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। और उसके बाद स्टेप 4 है कैलकुलेट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, कैलकुलेट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। बस इतना करना है आपको। इतना करने के बाद जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला है वो आ जाएगा। ठीक है, होल नंबर मोलर रेशियो।
होल नंबर मोलर रेशियो। ये क्या है? होल नंबर मोलर रेशियो। ये 4 स्टेप आपको करने हैं और ये चारों स्टेप को करने के बाद आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन इन चारों स्टेप को समझना है। ये चारों स्टेप समझ लीजिए तो परसेंटेज कंपोजिशन के हेल्प से एम्पिरिकल फार्मूला निकालना बेहद ही आसान काम हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम प्रॉब्लम्स पर बढ़ते हैं और प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि कैसे एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मिटा दें इसको। आई होप इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा। इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे बन रहा है। ये 4 स्टेप ज़रूर याद रखना है आपको। ये 4 स्टेप, पहला कि मास ऑफ एलिमेंट को ग्राम में लिखना है, दूसरा मोल निकालना है, तीसरा मोलर रेशियो निकालना है और चौथा सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो को आपको निकालना है। ठीक है, इसको मिटाते हैं और इस सब का मतलब आपको हम समझाते हैं। एक क्वेश्चन के साथ ये बात समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये सब समझ में आएगा, उससे पहले मुश्किल है। एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है कि an inorganic salt gave the, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन तो किए हैं, इसको ज़रा समझिएगा। एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट gave the following percentage composition, gave the following percentage composition, परसेंटेज कंपोजिशन दिया क्या क्या हुआ है। सोडियम है 29%, सल्फर है 40.51% और ऑक्सीजन है 30.38%। ऐसा कुछ करके दिया हुआ है और आपसे कह रहा है निकालने के लिए कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे भाई? पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट, मतलब ऐसा सॉल्ट है जिस सॉल्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एटम्स हैं, 3 तरह के एटम्स हैं, सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, और सबका परसेंटेज दिया हुआ है। तो करना क्या है आपको? सबसे पहले इतना जानकारी देने के बाद पूछ रहा है आपसे एम्पिरिकल फार्मूला निकालिए। तो हम क्या बताए हुए हैं कि जब भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो तो वैसे परिस्थिति में एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए 4 स्टेप का यूज़ करेंगे। तो स्टेप 1 क्या है? पहले तो आप खाना बना दीजिए, मतलब इधर सोडियम का, इधर ऑक्सीजन का, सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अगर कहा जाए कि मास इन ग्राम, परसेंटेज का क्या मतलब है भाई? पहला स्टेप है कि मास इन ग्राम रिप्रेजेंट करिए। परसेंटेज में देखिए ना, एक है 40.51% और दूसरा है 30.38% और पहला है 29%। अच्छा, इन तीनों को जोड़ने पर
29.11 है, सॉरी 29.11%, 29.11%, एंड एक 40.51 है और दूसरा है 30.38। इन तीनों को जोड़कर देखिए तो 100 आ रहा है कि नहीं परसेंटेज। 29.11 प्लस 40.51 प्लस 30.38, 100 आ रहा है, मतलब डेटा सही दिया हुआ है। अब ये परसेंटेज जो दिया हुआ है इसका क्या मतलब हुआ कि 100 ग्राम आप अगर सॉल्ट लेते हैं तो उसमें सोडियम कितना ग्राम हो जाएगा, 29.11 ग्राम। सल्फर कितना ग्राम हो जाएगा, 40.51 ग्राम। एंड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 30.38 ग्राम। यही ना हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या था कि जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनका मास आप ग्राम में लिख दीजिए, तो लिख दिया हमने ग्राम में। दूसरा स्टेप क्या था, कैलकुलेट मोल्स। दूसरा क्या था स्टेप, कैलकुलेट मोल्स। मोल्स निकाल लीजिए। वेट इन ग्राम है 29.11 डिवाइडेड बाई सोडियम का मास होता है 23 और ये है मास 40.51 एंड सल्फर का मास होता है कितना, 32 और ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है 30.38 और इसका मास ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 16। तो इसको डिवाइड करिए और डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है उसको ज़रा देखते हैं। ध्यान दीजिए ये मोल है, स्टेप 2। चलिए पहला है 29.11 डिवाइडेड बाई 23, ये कितना आएगा 1.265, 1.265 है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं 29.11 डिवाइडेड बाई 23 कितना आ जाएगा 1.265, सही है। उसके बाद है 40.51 डिवाइडेड बाई 32 कितना आ जाएगा 1.265, 1.265। उसके बाद है फिर कितना 30.38 डिवाइडेड बाई 16, 1.898 ऐसा करके कुछ नंबर आया। ये स्टेप 2 था। उसके बाद है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालिए, मतलब स्टेप 3 सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। मोलर रेशियो सिंपलेस्ट कैसे निकलेगा भाई, तो करना ये होता है कि जितना भी मोल आया है इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 1.265, 1.265 एंड 1.898। तो सबसे छोटा जाहिर सी बात है 1.265 है। तो उस छोटे नंबर को इन सब में डिवाइड करिए। पहले चुन लेना है छोटा नंबर कौन है। छोटा नंबर 1.265 है तो इस 1.265 को सबसे डिवाइड करिए। तो ये हो जाएगा 1.265 डिवाइडेड बाई 1.265 और इधर हो जाएगा 1.265 डिवाइडेड बाई 1.265 एंड इधर हो जाएगा 1.898 डिवाइडेड बाई 1.265। ये तो हो जाएगा सिंपलेस्ट मोलर रेशियो 1, इसका भी 1 और इसका कितना आएगा 1.898 में डिवाइड अगर कर रहे हैं आप 1.265 से तो आ रहा है 1.500, जिसको 1.5 आप मान सकते हैं। मतलब ये आया आपका 1.5 एंड सिंपलेस्ट मोलर रेशियो 1.51 एंड 1.1 और 1 और इधर 1.5। मतलब सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो है वो 1, 1 एंड 1.5 का आया। अब ये जो नंबर है ये आना चाहिए होल नंबर, इंटीजर के रूप में होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, सही है, ये पॉइंट में है 1.5। तो इस पॉइंट को आप किसी ऐसे छोटे से छोटे संख्या से मल्टीप्लाई करिए जिससे ये पॉइंट बदल जाए इंटीजर में, ये बदल जाए इंटीजर में। जैसे कि एग्जांपल करें कि इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1.5 ही रह जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आप तो ये हो जाएगा 3। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 हो जाएगा।
एंड 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 4.5, 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो आपने देखा कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 3, अब 4 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 6। तो छोटा संख्या कौन है, 2 है कि 4 है, 2। तो उस छोटे संख्या से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी और इसमें भी, मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो, ये था स्टेप 4 आपका, दिस वॉज योर स्टेप 4। तो इसमें 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 3 में बदल जाएगा, और उसी 2 से इसमें मल्टीप्लाई करिए एंड उसी 2 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, माने इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 2 3। ये जो लास्ट में सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो आ रहा है, इसी के हेल्प से आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद अब एम्पिरिकल फार्मूला आप निकाल लीजिए। एम्पिरिकल फार्मूला कितना हो जाएगा, तो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा आपका, सोडियम है, ऑक्सीजन है, सॉरी सल्फर है एंड ऑक्सीजन है, सबका रेशियो देख लीजिए। सोडियम कितना है 2, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। सल्फर कितना है, सल्फर भी है 2, तो 2 लगा दीजिए। ऑक्सीजन कितना है 3, 3 लगा दीजिए। तो ये जो Na2S2O2O3 आया, मतलब Na2S2O3, ये जो फार्मूला आया यही है एम्पिरिकल फार्मूला। तो परसेंटेज कंपोजिशन अगर दिया हो तो उसके हेल्प से एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। ध्यान क्या रखना है, स्टेप 1 में आपको मास इन ग्राम में कन्वर्ट कर देना है, स्टेप 2 में क्या कर देना है, मोल्स निकाल देना है, स्टेप 3 में क्या कर देना है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाल देना है। वो कैसे निकलेगा, तो इसमें जो सबसे छोटा संख्या होगा मोल में, उसी छोटे संख्या से सब में डिवाइड कर देंगे तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आ जाएगा। ये अगर इंटीजर्स के रूप में है तब तो यहीं पे छोड़ देना है, और अगर इंटीजर्स के रूप में नहीं है तो एक ऐसा संख्या चुनना है आपको जिसमें मल्टीप्लाई कर देने से, छोटा से छोटा संख्या चुनना है जिसमें मल्टीप्लाई कर देने से ये सब तीनों के तीनों इंटीजर होल नंबर आ जाए, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आ जाए। और अगर यहाँ ऑलरेडी रहता मान लीजिए 2 तो हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, लेकिन ये 1.5 था, इस वजह से इसको इंटीजर में हमको बदलना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गया, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम और दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, आई होप ये बात बिल्कुल समझ में आया होगा आपको कि कैसे बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उसको देखते हैं कैसे बनेगा। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम was heated strongly
was heated strongly in a current of air. In a current of air. The resulting oxide weight 2.806 gram. Determine the empirical formula determine the empirical formula of the oxide एटॉमिक मास यूरेनियम का कह रहा है 238 लो, और ऑक्सीजन को तो पता ही है 16। इतना कुछ दे दिया। अब आपको कह रहा है कि कैलकुलेशन करो आप। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो परसेंटेज कुछ दिया नहीं हुआ है, तो परसेंटेज दिया नहीं हुआ है तो बनाएंगे कैसे इसको? क्योंकि परसेंटेज दिया रहता है तो वहाँ से मास को ग्राम में लिखना बहुत इजी होता है, और आप लिख करके फिर बाकी का जो स्टेप है मोल निकालना, मोलर रेशियो निकालना, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो, ये सब निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ तो परसेंटेज में दिया ही नहीं है, इसका मतलब इसको परसेंटेज में करना पड़ेगा पहले आपको, और परसेंटेज में करने के बाद फिर बाकी का जो स्टेप्स है 1 2 3 4 उसको लगाना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यूरेनियम है कोई, और यूरेनियम का कितना ग्राम है? ये मान लीजिए यूरेनियम है, ये मान लीजिए ये यूरेनियम है, ये कितना यूरेनियम है? ये यूरेनियम है, कितना ग्राम है? 2.38 ग्राम। अच्छा, इसमें इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया गया तो क्या बन गया? ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम। ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम, कै ग्राम ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम बन गया? 2.806 ग्राम ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम बन गया। अच्छा, इस 2.806 में यूरेनियम कितना है? 2.38 ग्राम। बहुत सिंपल सा बात है भाई, कि अगर यूरेनियम ले लिया गया 10 ग्राम, और यूरेनियम 10 ग्राम लेने के बाद मान लीजिए 90 ग्राम बन गया ऑक्साइड, तो उस 90 ग्राम में यूरेनियम कितना था? 10 ही ग्राम न था, बाकी तो ऑक्सीजन आकर के बना है यहाँ पर। तो अगर कहा जाए यहाँ पर कि इस 2.806 ग्राम ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम में यूरेनियम कितना परसेंट है, तो 2.38% है, 2.38 ग्राम है। मतलब इन 2.806 ग्राम ऑफ ऑक्साइड यूरेनियम इज कितना? 2.38 ग्राम। इतना ग्राम में इतना ग्राम प्रेजेंट है, तो इसका कितना परसेंट है? ये 2.38 x% मान लो, इसका x% मान लो यूरेनियम है 2.38, माने 2.806 ग्राम जो यूरेनियम का ऑक्साइड है उसमें 2.38 ग्राम यूरेनियम है, तो इस इतने ग्राम का कितना परसेंट है? इतना ग्राम, x% मान लो, लेट x% मान लो, मतलब लेट 2.806 ग्राम का x% है 2.38 ग्राम, ये वाला है ना। तो कितना हो जाएगा x? 2.38 इंटू 100 बाई 2.806। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब काट कूट करो, काट कूट करोगे तो कितना आ जाएगा? काट कूट करो मतलब 2.38 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2.806
84.81 84.81% एक्स, मतलब इतना परसेंट यूरेनियम है। माने यूरेनियम ये जो 2.38 ग्राम था, ये पूरा ऑक्साइड जो था यूरेनियम का 2.806 था, तो इसका कितना परसेंट है ये 2.38 ग्राम? 84.81% है। मतलब यूरेनियम इस यूरेनियम ऑक्साइड में कितना परसेंट के रूप में प्रेजेंट है? 84.81%। तो ऑक्सीजन कितना है? मतलब परसेंटेज ऑफ यूरेनियम तो निकाल दिए यहाँ पर। परसेंटेज ऑफ यूरेनियम कितना हो गया? तो परसेंटेज ऑफ यूरेनियम हो गया 84.81%। एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दो ही एलिमेंट से मिलके बना हुआ कंपाउंड है, तो यूरेनियम अगर 84.81% है तो ऑक्सीजन कितना है? 100 में से घटा लीजिए, 100 माइनस 84.81 तो कितना हो जाएगा? 15.19%। मतलब परसेंटेज में बदल दिए हम। अब बाकी का जो काम है, जो स्टेप्स बताया गया है आपको, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। मतलब हमने परसेंटेज ऑफ यूरेनियम भी निकाल दिया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल दिया। यूरेनियम का परसेंट कितना आया? 84.81 एंड इसका परसेंट कितना आया? परसेंटेज ऑफ ऑक्साइड 15.19। अब आगे बढ़ते हैं। अब उतना करने के बाद सीधे जो जनरल स्टेप्स है वो निकाल देते हैं। बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं अब सवाल को बनाने में। इधर यूरेनियम है, इधर ऑक्सीजन है। मास इन ग्राम, अब तो लिख सकते हैं ना। पहला स्टेप, मास इन ग्राम यूरेनियम 84.81% है। मैंने 100 ग्राम में 84.81 ग्राम प्रेजेंट है। और ये कितना है? 15.19 ग्राम प्रेजेंट है। मोल्स कैसे निकलेगा? स्टेप 2, तो मोल्स निकलेगा 84.81 डिवाइडेड बटा 238। एटॉमिक मास इसका 238 है, वेट इन ग्राम बाई एटॉमिक मास। और इसका मोल कैसे निकलेगा? वेट इन ग्राम बाई एटॉमिक मास। अब इसको काट कूट करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 84.81 डिवाइडेड बाई 238, तो ये आ गया 0.356। और ये कितना आ गया? 15.19 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ गया 0.949। अच्छा, अब क्या करना है? इसमें सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। ये तो मोल्स निकला ना। अब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे निकलेगा? सिंपलेस्ट मोलर रेशियो अगर कहा जाए निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे हम? तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं? ये जो मोल आया है, इस मोल में जो सबसे छोटा संख्या है, वो छोटा संख्या सबसे कैसे निकलेगा, इसकी बात करनी है। ठीक है, तो इसमें जो ये नंबर आया है, अब इसमें सबसे छोटा संख्या कौन होगा? तो सबसे छोटा संख्या तो यही है, तो इसी से डिवाइड कर दो। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आ जाएगा 0.356 डिवाइडेड बाई 0.356 एंड 0.949 डिवाइडेड बाई 0.356। ये तो 1 आ जाएगा। ये कितना आएगा देख लेते हैं। 0.949 डिवाइडेड बाई 0.356, तो ये कितना आ जाएगा? 2.66। अब देख लो भाई, मैंने क्या बताया था कि अगर ये
पॉइंट वॉइंट में नहीं आता है तब तो यहीं पे छोड़ देंगे हम, लेकिन पॉइंट में आ गया तो इसको अब बदलना पड़ेगा नियरेस्ट होल नंबर में। तो नियरेस्ट होल नंबर में किसे मल्टीप्लाई करें? अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2.6 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 5.2, फिर पॉइंट रह गया, वो हटा नहीं पॉइंट। 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2.66 में, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं काटने पर कितना आया 2.66, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 2.66 इंटू 3 तो आता है 7.98। 7.98 जो नियरली इक्वल टू क्या है 8 है। 7.98 एक्चुअली में देखिए होता क्या है हम बताते हैं आपको। 0.949 में डिवाइड करना है 0.356 से तो आता है 2.6657। अब इस 2.6657 में मल्टीप्लाई करिए आप 2.6657 में मल्टीप्लाई करिए 3 से तो आता है 7.9971। कितना आता है 9971 जो नियरली इक्वल टू 8 नहीं है। तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ गया, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 3 आ जाएगा। तो होल नंबर मोलर रेशियो, होल नंबर मोलर रेशियो कितना आ गया? मोलर रेशियो आ गया 3 और 8। तो हमको ये पता चल गया अब कि जो यूरेनियम है और जो ऑक्सीजन है, यूरेनियम 3 है तो ऑक्सीजन 8 है, मतलब U3O8 इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड। तो अगर परसेंटेज में नहीं दिया हो, परसेंटेज में अगर ना दिया हो तो परसेंटेज में बदलो, और अगर परसेंटेज में दिया हो तब तो सीधे आप काम धाम वहीं से शुरू कर दो, वहीं से आप कैलकुलेट करना मतलब शुरू कर दो कि कैसे निकालना है। और अगर परसेंटेज में ना दिया है तो पहले परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करो सिंपल मैथमेटिकल टूल के हेल्प से, सिंपल जो मैथमेटिक्स है उसके हेल्प से आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के बाद फिर उसके बाद जो स्टेप्स हैं उसको आप फॉलो करो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये बात एकदम समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब आगे बढ़े, ये बात तो स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अब। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ए क्रिस्टलाइन सॉल्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4 है शायद। ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट a crystalline salt on being rendered heated, being rendered
rendered anhydrous loses 45.6% of its weight the percentage composition of the anhydrous salt is percentage composition of the anhydrous salt is एल्युमिनियम, ये दिया हुआ है 10.50%, और दूसरा पोटेशियम, ये कितना दे रखा है 15.1%, सल्फर ये कितना दे रखा है 24.96%, एंड ऑक्सीजन कितना दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है 49.92%। ऐसा करके दिया हुआ है। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द simplest formula of anhydrous and hydrated salt, anhydrous and hydrated, या उसी को क्रिस्टलाइन बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉल्ट, क्रिस्टलाइन सॉल्ट। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आपको निकालना है, देखिए दो चीज़ होता है, एक सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, उसको क्रिस्टलाइन सॉल्ट हम बोलते हैं, और जब उसमें से वाटर को रिमूव कर देते हैं तो वो होता है एनहाइड्रस सॉल्ट। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब क्रिस्टलाइन सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट दिया हुआ है और उसको एनहाइड्रस कर दिया गया, मतलब वाटर रिमूव कर दिया गया। तो वाटर रिमूव होगा तो जाहिर सी बात है सॉल्ट का जो मास होगा वो लूज़ करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट को जब आपने एनहाइड्रस बनाया, माने जब हाइड्रेटेड सॉल्ट को आपने एनहाइड्रस बनाया तो मास कम हुआ, और कितना परसेंट कम हो गया 45.6% उसका वेट कम हो गया। परसेंटेज कंपोजिशन ऐसा दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि सिंपलेस्ट फार्मूला मतलब इम्पीरिकल फार्मूला आप बताओ एनहाइड्रस सॉल्ट का भी और हाइड्रेटेड सॉल्ट का भी, मतलब हाइड्रेटेड मतलब क्रिस्टलाइन सॉल्ट, इन दोनों का आप क्या बता दो सिंपलेस्ट फार्मूला मतलब इम्पीरिकल फार्मूला आप बता दो। सिंपलेस्ट फार्मूला मतलब इम्पीरिकल फार्मूला। तो इम्पीरिकल फार्मूला आपको बताना है, कैसे बताएंगे आप? तो बहुत इजी है, यहाँ तो सब चीज़ परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है तो बाकी काम तो आसान हो जाएगा। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि जो परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है पहले उसके हेल्प से कुछ हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ कौन कौन चीज़ दिया हुआ है, एल्युमिनियम, और क्या दे रखा है पोटेशियम, और क्या दे रखा है सल्फर, और क्या दे रखा है तो ऑक्सीजन। ये 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं। इनका परसेंटेज मतलब मास इन ग्राम लिख दो। पहला स्टेप तो यही था, मास इन ग्राम। एल्युमिनियम का मास इन ग्राम कितना हो जाएगा 10.50 ग्राम। पोटेशियम का कितना है 15.1 ग्राम। एंड सल्फ़र का कितना है 24.96 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना है 49.92
ग्राम, ऐसा कुछ करके दिया हुआ है। अब इसके बाद मोल्स निकाल दो भाई। मोल्स निकालना तो बहुत आसान है। मोल्स कैसे निकालोगे? तो वेट इन ग्राम बटा एटॉमिक मास। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27। इसका पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 19 दूना 38, 40 होता है। इसका कितना होता है? 40। सल्फर का कितना होता है? 24.96 डिवाइडेड बाई 32। एंड इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 49.92 डिवाइडेड बाई 16। ये तो सबसे पहला काम करना था हमको, और वो क्या करना है? निकालना है हमको मोलर रेशियो। सबसे पहला काम तो यही करना है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास 39 कह रहा है लेने के लिए। कितना कह रहा है? 39। ये कह रहा है कि 39 ही लो आप। अब बता दो, इतना कुछ दिया हुआ है तो मोल्स निकाल दो। मोल्स कितना आएगा? कैलकुलेशन करते हैं। इसमें कैलकुलेशन का बहुत ज़रूरत है। 10.56 डिवाइडेड बाई 27 कितना है? 10.56 डिवाइडेड बाई 27, 0.391। ये कितना आया? 0.391। अब दूसरा है 15.1 डिवाइडेड बाई 39, 0.387, 0.387। उसके बाद है 24.96 डिवाइडेड बाई 32, तो कितना आ जाएगा? 0.78। एंड उसके बाद है 49.92 डिवाइडेड बाई 16, तो कितना हो जाएगा? 3.12। अब आपको देखना है कि इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है, क्योंकि ये तो मोल निकला ना। स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है? सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। स्टेप 3 क्या है भाई? स्टेप 3 है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो तो क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो जो निकालेंगे हम, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, उसमें क्या करेंगे हम? सबसे छोटा संख्या से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा संख्या कौन है? 0.387, 0.391 एंड 0. यही सबसे छोटा संख्या है, इसी से डिवाइड करिए। तो 0.391 डिवाइडेड बाई 0.387, और ये हो जाएगा 0.387 डिवाइडेड बाई 0.387, और ये हो जाएगा 0.78 डिवाइडेड बाई 0.387, और ये है 3.12 डिवाइडेड बाई 0.387। डिवाइड करो। 391 डिवाइडेड बाई 387, तो आएगा 1.01, 1.01, एंड ये आएगा 1, और ये कितना आएगा? 0.78 डिवाइडेड बाई 0.387, 2.01। कितना आया? 2.01, और ये कितना आया? 3.12 डिवाइडेड बाई 0.387, 8.06। कितना आया? 8.06। अच्छा, तो 8.06 आया। इसको नियरली होल नंबर सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में अगर लिखें, ये तो सीधे 1 के बराबर है, और ये भी 1 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, और ये 8 के बराबर है। मतलब इसमें नंबर से आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें आ गई, इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिकॉज 8.06 को आप सीधे मान सकते हो 8। हाँ, 8.6 रहता तब उसको 8 नहीं मान सकते थे। तो ये जो तीसरा स्टेप है, यहीं पे इसको क्लोज करना होगा। तो अब क्या बात आया? अब आया एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकलेगा भाई? तो एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा आपका, बहुत सिंपल है।
इम्पीरिकल फॉर्मूला तो निकल गया, इम्पीरिकल फॉर्मूला कितना, अल्युमिनियम, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन। अल्युमिनियम का एगो है, एगो है, पोटेशियम भी एगो है, सल्फर 2 गो है एंड ऑक्सीजन 8 है। माने जो इम्पीरिकल फॉर्मूला आया इस सॉल्ट का, जो एनहाइड्रस है, हाइड्रेटेड वाला नहीं, क्रिस्टलाइन वाला, हाइड्रेटेड वाला नहीं, ये जो इम्पीरिकल फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं किसका, वह सॉल्ट का जिसने 45.6% अपना भार कम कर दिया है वाटर रिलीज करने के बाद। उसके बाद जो एनहाइड्रस सॉल्ट है उसका कंपोजिशन दिया हुआ, ध्यान दीजिए, द कंपोजिशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट लिखा हुआ है। तो ये जो इम्पीरिकल फॉर्मूला आया ये किसका आया, एनहाइड्रस सॉल्ट का आया कि हाइड्रेटेड सॉल्ट का आया। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब क्रिस्टलाइन सॉल्ट। तो किसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आया, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट। कितना आया, AlKS2OH। अच्छा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा, तो एल्युमिनियम का होता है 27, पोटेशियम का है 39, सल्फर का है 32 दूना 64 एंड प्लस 16 इंटू 8 144 हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए, जोड़िए तो कितना आ रहा है। अगर आप इन सबके मास को जोड़ेंगे, मतलब इम्पीरिकल फार्मूला मास अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। इम्पीरिकल फार्मूला मास का मतलब हुआ कि जो आपने इम्पीरिकल फार्मूला निकाला है उसका मास है इम्पीरिकल फार्मूला मास। तो कितना है ये 27 एंड प्लस 39 एंड प्लस 64 एंड प्लस 144, तो कितना आ गया 274। 274 जो आया ये आया इम्पीरिकल फार्मूला मास, इम्पीरिकल फार्मूला मास 274 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, ये बात समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए, तो अब आगे का बात हमको करना है। आगे का बात करना है 144 ये नहीं जुड़ेगा यहाँ पर। 16 जा कितना होता है 128 होता है ना, ये कितना होता है 128। तो 128 फिर से जोड़ने दो भाई, मिस्टेक हो गया लगता है हमको। इसको अगर जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, इन तीनों मास को जोड़िए तो 27 प्लस 39 प्लस 64 एंड प्लस 128, 258 आ रहा है। कितना आ रहा है 258 आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इम्पीरिकल फार्मूला तो आ गया, लेकिन ध्यान रखिए ये किसका इम्पीरिकल फार्मूला आया, ये आया इम्पीरिकल फार्मूला आपके एनहाइड्रस सॉल्ट का। और सवाल में क्या कह रहा है, फाइंड द इम्पीरिकल फार्मूला ऑफ एनहाइड्रस एंड क्रिस्टलाइन सॉल्ट। एनहाइड्रस का तो आ गया, ये आंसर हो गया इम्पीरिकल फार्मूला, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट था, या यूँ कह लीजिए कि हाइड्रेटेड सॉल्ट था वाटर रिमूव करने से पहले, उसका मतलब इम्पीरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। इसको मिटा दें।
चलिए अब आगे का बात किया जाए। हाँ तो बच्चों क्या करना है, हम अब हमको ये बात पता चल गया कि इम्पीरिकल फार्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट तो ये निकला। अब हमको देखना है इम्पीरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये क्या होगा? हाइड्रेटेड सॉल्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉल्ट। क्रिस्टलाइन सॉल्ट ये देखना है ये कितना होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट जो है वो उसको गर्म के मतलब उसमें से वाटर रिमूव हो गया, कितना परसेंट मास कम हो गया? 45.6%। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि लेट इम्पीरिकल फार्मूला मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट 100 है। मान लीजिए हाइड्रेटेड सॉल्ट का एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है? 100 है। अच्छा उसमें से इतना परसेंट वाटर कम हो गया तो देखिए एक चीज़ समझिए, हाइड्रेटेड सॉल्ट में से अगर आप वाटर को रिमूव करते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट माइनस वाटर, तो क्या मिल जाता है? एनहाइड्रस सॉल्ट मिलता है ना। तो कह रहा है कि ये 100 ग्राम था, ये 100 था अगर, तो इसमें से 45.6% इसका वेट कम हो गया, तो एनहाइड्रस सॉल्ट कितना हो गया? 45.6 कितना कम हो गया इसका मास? एम्पिरिकल फार्मूला इसका 100 था, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला कितना हो जाएगा? 45.6 को घटा देंगे 100 में से, तो घटाइए 100 में से 45.6 को घटाइएगा तो 54.4 बचेगा। कितना बचेगा? 54.4। मतलब जब हाइड्रेटेड सॉल्ट का एम्पिरिकल फार्मूला मास 100 है तो उसी वक्त एनहाइड्रस सॉल्ट का एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है? 54.4। और एनहाइड्रस सॉल्ट का अगर एम्पिरिकल फार्मूला 258 है तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना होगा? बड़ा सिंपल सा बात है। जब 54.4 है तो इसका 100 है, तो इसका 258 क्योंकि कैलकुलेट करके लाए हैं ना ये वाला फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आया है भाई? इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास जो आया है, फार्मूला मास ये कितना आया है? 258। तो 258 जब एनहाइड्रस सॉल्ट का एम्पिरिकल फार्मूला मास है तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा? कैसे निकालना, इसी बात को समझना है। ध्यान दीजिए, जब ये 54.4 है तो ये कितना है? 100 है। जब ये 1 होगा तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 100/54.4। जब ये 258 है तो ये कितना होगा? 100/54.5 इंटू 258। मैंने यूनिटरी मेथड से बना देना है कि जब ये 54.4 है, मतलब जब एनहाइड्रस सॉल्ट 54.4 है तो हाइड्रेटेड कितना है? 100 है। जब ये 1 होगा तो वो कितना होगा? 100/54.4। जब ये 258 है तो वो कितना होगा? 100 इंटू 258/54.4। अब इसको काट कूट करिए, काट कूट करने पर कितना आता है? कितना आता है भाई? तो आता है
25800 डिवाइडेड बाई 54.4, तो ये आता है 474.26, 474.26, मतलब ये इतना आता है। मतलब जब इम्पीरिकल फार्मूला मास एनहाइड्रस सॉल्ट का 258 है तो उसी वक्त हाइड्रेटेड सॉल्ट का कितना है, इतना है। अच्छा, मास में अंतर कितना आया हाइड्रेटेड सॉल्ट का और एनहाइड्रस सॉल्ट का, कितना आया देख लेते हैं। कहाँ है डस्टर, मैं डस्टर खोज रहा हूँ। देखो भाई, इसको मिटा दूँ मैं, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे यही इसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिए एक चीज़, ये है हाइड्रेटेड सॉल्ट और इधर है एनहाइड्रस सॉल्ट। इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास आया 258, तो इसका कितना आया उसी वक्त 474.26। अच्छा, दोनों के एम्पिरिकल फार्मूला मास में डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस तो 474.26, इसमें से घटा दो 258 को आप, तो बचेगा 216। कितना बचेगा डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला मास ये आता है 216 का। अच्छा, ये डिफरेंस है किसकी वजह से भाई, इसका इतना एम्पिरिकल फार्मूला मास है और उसका उतना कम है क्योंकि इसमें वाटर भी है, उसमें वाटर नहीं है। जब हाइड्रेटेड सॉल्ट में से आप H2O को भगाते हो, H2O को रिमूव करते हो, तब जाके हमको एनहाइड्रस सॉल्ट मिलता है। तो इसका मास है इतना, इसका मास है उतना, दोनों का डिफरेंस आया इतना। तो कितने H2O मॉलिक्यूल्स हटे होंगे, एक H2O मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना होता है, एक H2O का एम्पिरिकल फार्मूला मास अगर निकालना हो तो ये तो 18 ही होगा ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास दोनों सेम है H2O का। तो 216 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 216 में आप डिवाइड कर दो 18 से 12, मतलब नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड ये है 216 डिवाइडेड बट्टा 18, कितना आ गया 12। मतलब ये बात पता चल गया कि हाइड्रेटेड सॉल्ट में से 12 H2O हटे होंगे। कितने H2O भाई, 12 H2O हटे होंगे, तब जा करके क्या मिला होगा, एनहाइड्रस सॉल्ट मिला होगा। और ये बात भी स्पष्ट है कि जब एनहाइड्रस सॉल्ट है, इसका फॉर्मूला है AlKS2O8, तो इसका हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल है। इसमें आप 12 को H2O जोड़ दीजिए, KS2O8 इंटू 12 H2O, तो ये हो गया हाइड्रेटेड सॉल्ट का एम्पिरिकल फार्मूला। यह मॉलिक्यूलर फार्मूला से बहस नहीं था, यह है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कहा जाए कि हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रस सॉल्ट दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो वो भी निकल गया, एक का इतना एक का इतना। दोनों में डिफरेंस किस वजह से है, तो वाटर की वजह से है। इसमें वाटर है, उसमें वाटर नहीं है। कितने वाटर्स मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, 12। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और इसका हाइड्रेटेड सॉल्ट का एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा 12 H2O उसमें जुड़ जाएगा और उसमें 12 H2O नहीं रहेगा, तभी तो मास का डिफरेंस 216 आएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास का। वाटर का ध्यान देना यहाँ पर, एम्पिरिकल फार्मूला मास भी 18 होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी 18 होगा। एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O होगा, क्योंकि 2:1 का रेशियो बता रहा है ना यहाँ पर। तो एम्पिरिकल फार्मूला तो H2O ही हुआ। ये बात समझ में आ गया। अब आई होप हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ना चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला में करना कुछ नहीं है, वही चीज़ें हैं, बार बार मोल निकालना, पहले तो मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना, फिर मोल निकालना, फिर मोलर रेशियो निकालना, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो निकालना, बस। उसके बाद थोड़ा बहुत ये सब ऐसा हो सकता है। आगे बढ़े हम, ओके।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। भूत झाड़ने वाला अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा रिलेशन होता है। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये याद रखना है आपको, n का वैल्यू किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब इसको समझेंगे कैसे? जैसे C6H6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हो जाएगा 12 6 जा 72 n प्लस 6 78, है ना। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो पहले तो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाता है इसका CH, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना हो गया? 13, 12 और 1 13। तो n का वैल्यू कैसे निकलेगा? n का वैल्यू निकलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बटा एम्पिरिकल फार्मूला मास, कितना? 6। n का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। एक तो ये भी चलता है। दूसरा कि इसमें जो आप एम्पिरिकल फार्मूला मास देख रहे हैं, इसको सीधे क्या मान लो आप? इसको सीधे मान लो एम्पिरिकल फार्मूला, इसको सीधे क्या मान लो? एम्पिरिकल फार्मूला और बाई मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे मान लो आप। इसका मतलब क्या हुआ? n का वैल्यू अभी अभी आपने देखा कितना है? 6। एम्पिरिकल फार्मूला मान लीजिए बेंजीन का कितना है? 6 CH। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, उल्टा लिख दिया मैंने भाई, उल्टा लिख दिया मैंने। ऊपर क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला और नीचे क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला। n इज इक्वल टू क्या लिख दो? n इज इक्वल टू लिख दे मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बाई एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है हमको नहीं पता, मान लीजिए हमको नहीं पता मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला तो पता है। मान लीजिए एक मिनट के लिए कि एम्पिरिकल फार्मूला CH है और n का वैल्यू भी पता है 6 बेंजीन के लिए, ये सब बेंजीन के लिए लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या हो जाएगा? 6 × CH, मतलब C6 एंड H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया। मतलब इन दोनों चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच ये रिलेशन होता है, या एम्पिरिकल फार्मूला मास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास के बीच ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब इस पर रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन करना चाहते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए क्या बच्चों? आगे बढ़ते हैं अब हम।
ओके, अब है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon, hydrogen and oxygen, containing carbon, hydrogen and oxygen, carbon, hydrogen and oxygen, give the following percentage. Carbon, hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen gave the following percentage composition. कंपोजिशन सी है 40.68, हाइड्रोजन है 5.085 एंड ऑक्सीजन है 54.228। परसेंट दिया हुआ। वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 59। इसी में कह रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 59। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कैलकुलेट द molecular formula of the compound। कैसे निकालेंगे भाई? How we will calculate this? बोलो बच्चों, कैसे निकाला जाए? घबराना नहीं है, देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो आप ये बता दो कि परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पर दिया हुआ है, और परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है तो जनरली जो एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह हम निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ एम्पिरिकल फार्मूला पूछ नहीं रहा है, यहाँ पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। दे आर आस्किंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे निकाला जाए? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला निकालना पड़ता है कई बार। अभी देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच रिलेशन, इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ चीज़ सब है, क्या क्या दिया हुआ चीज़ सब है? दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, मतलब कार्बन के बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। परसेंटेज दिया हुआ था। मास इन ग्राम कितना हो जाएगा भाई? स्टेप 1 मास इन ग्राम कितना हो जाएगा? 40.68। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 5.085 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 54.228 ग्राम, है ना? तो मास इन ग्राम हो गया। अब बता दो मोल कैसे निकलेगा? मोल्स तो ये हो जाएगा 40.68 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा 5.085 डिवाइडेड बाई 1, और ये हो जाएगा 50.228 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको काटने पर कितना आएगा ये देखना पड़ेगा।
तो देख लेते हैं 40.68 डिवाइडेड बाई 12 तो कितना आएगा 3.39 एंड ये तो आ जाएगा 5.085 ही, और ये कितना हो जाएगा 54.228 डिवाइडेड बाई 16, ये कितना हो जाएगा 3.38। अच्छा बता दो भाई, इसमें डिवाइड अगर किया जाए, ये तो मोल निकला ना, अभी सिंपलेस्ट मोलर रेशियो भी तो निकालना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट मोलर रेशियो तो इस सबसे छोटा संख्या कौन है 3.38, इसी से डिवाइड कर दो सब में 3.39 डिवाइडेड बाई 3.38, 5.085 डिवाइडेड बाई 3.38 एंड ये 3.38 डिवाइडेड बाई 3.38 कितना हो जाएगा 3.39 डिवाइडेड बाई 3.38 1.002, और ये कितना हो जाएगा 5.085 डिवाइडेड बाई 3.38 कितना हो जाएगा 1.50, और ये हो जाएगा 1, तो ये तो नियरली इक्वल टू 1 ही ले लो, तो 1, 1.5 एंड 1, एक तो पॉइंट के बीच में लफड़ा है, तो इसको क्या करना होगा सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो में बदलना होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। तो कैसे करेंगे हम इसको, 1 ये 1.52 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, 3, 2। तो इम्पीरिकल फॉर्मूला जो है वो तो आ गया सामने, वो तो हमको पता चल गया। व्हाट इज़ इम्पीरिकल फार्मूला? तो इम्पीरिकल फार्मूला आपको हो गया, इम्पीरिकल फार्मूला हो गया कितना, तो CH&O यही ना है, C कितना है 2, H कितना है 3 और O कितना है 2। हालांकि अब इतना निकालने के बाद आंसर नहीं आया, बिकॉज आंसर में मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है, इम्पीरिकल फार्मूला आंसर में नहीं पूछा जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड यहाँ हमने क्या निकाला इम्पीरिकल फार्मूला। लेकिन एक चीज़ करते हैं हम, इम्पीरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा, इम्पीरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 12 गुना 24 एंड प्लस 3 हाइड्रोजन का एंड प्लस 16 गुना 32 ऑक्सीजन का, 4 3 7 2 9 एंड 2 3 5 59। इम्पीरिकल फार्मूला कितना आ रहा है मास 59। अच्छा ये बता दो हमको आप, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 59, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाता है, यहाँ से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है 2 गुना वेपर डेंसिटी, मतलब 2 गुना 59। वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है 59, देखो ना यहाँ 59, और मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 59। अब 2 इंटू 59 ये हो गया। अच्छा ये बताओ n बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बाय इम्पीरिकल फार्मूला मास, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास है 2 इंटू 59 एंड इम्पीरिकल फार्मूला मास कितना है 59, ये कट गया, n बराबर कितना आ गया 2। मतलब यहाँ से हमको n इज इक्वल टू 2 आ गया, n इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब एक चीज़ आप जान रहे हैं कि हम n बराबर क्या बताए हैं अभी अभी, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय इम्पीरिकल फार्मूला।
तो यहाँ से n के जगह पर क्या रख दें 2। मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला कितना आया है C2H3O2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 इंटू C2H3O2। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा C4H6 एंड O4। दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बात समझ में आया। तो इस तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के कहानी को हम कंप्लीट करते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस बेस में आएंगे कई बार, उसको भी देख लेते हैं कैसे करना है उसको। इसको मिटा दूं मैं। आई होप ये सब बात एकदम समझ में आ रहा होगा। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, ये सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ा जाए अब। चलो ठीक है, मिटा दूं मैं। अब देखा जाए अगर अब अगला क्वेश्चन ढूंढा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है a compound of x and y has equal mass of them। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन। a compound of x and y x and y has equal mass of them। has equal mass of them if their atomic weight are atomic weight are 30 and 20 respectively, molecular formula of that compound could be। ऑप्शन दिया हुआ है x2 y2
x3y3 x2y3 and x3y2। इसके साथ ही सवाल में ये भी दिया है कि मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर मास, वो है 120। ये गिवन है, ये दिया हुआ है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन जैसा कोई चर्चा नहीं है, और साथ ही साथ एम्पिरिकल फार्मूला भी यहाँ पर पूछा नहीं जा रहा है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। दे आर नॉट आस्किंग एम्पिरिकल फार्मूला। तो कैसे बनाएंगे हम? देखिए, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि x है और y है। एटॉमिक मास एक का 30 है एंड एक का 20 है, और ये x का मास सेम दिया हुआ है। तो मान लीजिए लेट गिवन मास, या मास इन ग्राम ना करते हैं, पहला स्टेप क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला हम निकाल रहे हैं भाई, तो मास इन ग्राम। क्वेश्चन में कर रहा है कि दोनों का मास सेम है। मान लो ये x ग्राम है तो ये भी x ग्राम है। मोल्स x बाई 30 x बाई 40, दोनों में छोटा संख्या कौन है? ये तो मोल निकला। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, दोनों में छोटा संख्या कौन है? x बाई 30 x बाई 40। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में करते क्या है हम? तो जो सबसे छोटा संख्या होता है उसको चुनते हैं और उसको फिर सारे जो भी नंबर्स बाकी हैं मोल्स के, उसको डिवाइड करते हैं उससे। तो x बाई 30 एंड x बाई 40 में छोटा कौन है? x बाई 40। तो x बाई 40 को चुनेंगे और डिवाइड करेंगे। ये x बाई 30 डिवाइडेड बाई x बाई 40, यानी ये x बाई 40 डिवाइडेड बाई x बाई 40, ये तो 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? इसको करेंगे x बाई 30 इंटू 40 बाई x, ख़त्म। तो 4 बाई 3 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 4 बाई 3। 4 बाई 3 कितना होता है? 4 डिवाइडेड बाई 3 1.33, 1.33, और ये 1 आया। अब सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो, ये कैसे निकलेगा? तो इसको मतलब बदलना पड़ेगा ना, संख्या में बदलना पड़ेगा, पूर्ण संख्या में बदलना पड़ेगा, इंटीजर में बदलना पड़ेगा। अभी ये पॉइंट में है, फ्रैक्शन में है, तो 1.3 एंड 1। इसको कैसे बदलें? ये तो ऑलरेडी है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इधर भी और इधर भी। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 3 से, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो आ गया 4 बाई 3। तो जो ठीक है, 4 और ये कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो आप ये बता दो हमको कि ये कितना आया, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला कितना आया? एम्पिरिकल फार्मूला आ गया आपको x4 y3, बट दे आर आस्किंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा ये बता दो आप, एम्पिरिकल फार्मूला अब अगर कहा जाए कि इसमें एम्पिरिकल फार्मूला बताओ, एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो कितना हो जाएगा? x का एटॉमिक वेट कितना है? 30 इंटू 4 120, और y का कितना है? 20 तिया 60 180, और ये कितना दिया हुआ है? ये कितना दिया हुआ है?
20। हमसे कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? देख लें हम। 30 देख लीजिए, मिस्टेक तो हो ही गया। ये 20 है, 20 से डिवाइड करना है भाई मेरे। तो छोटा संख्या कौन है? देखिए पूरा कैलकुलेशन ही गलत हो गया। कह रहे हैं कि आंसर में कुछ लोचा लग रहा है। x/20 एटॉमिक वेट 20 से डिवाइड करेंगे। यहाँ एटॉमिक वेट 30 था तो 30 से मल्टीप्लाई किए, मिस्टेक हो गया मेरे से ही। तो इसमें आगे थोड़ा सा सुधार कर देते हैं। सुधार कैसे किया जाए भाई? देखो कैसे सुधार करते हैं। सुधार ऐसे करते हैं कि इन दोनों में छोटा कौन है? x/30। तो ऊपर नीचे x/30 से ही x/30 एंड x/20 में कौन ज़्यादा छोटा है? तो x/30। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में छोटे संख्या से डिवाइड करते हैं, छोटे संख्या को चुनते हैं और डिवाइड करते हैं। x इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर कह रहा था इक्वल मास ऑफ देम। समझ में आया? तो x/30 डिवाइडेड बाई x/30 एंड ये हो जाएगा x/20 डिवाइडेड बाई x/30। ये तो 1 हो गया एंड ये कितना हो गया? x/20 इंटू 30/x। तो ये हो गया 1.5। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। ये 3 हो गया तो x2y3। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? x2y3। एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया x2y3। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया? x2 है तो 60 एंड ये मतलब 2 इंटू 30 एंड प्लस 3 इंटू 20 कितना आ गया? 120। ये भी कितना है? 120। तो n का जो वैल्यू आएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, n का जो वैल्यू आएगा ये होता है मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, जो कितना है? 120 एंड 120। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 1। n का वैल्यू 1 है तो हमको पता है कि n बराबर होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। n का वैल्यू 1 है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो एम्पिरिकल फार्मूला भी x2y3 और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी x2y3। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? x2y3। दिस C विल बी द आंसर। दिस C विल बी द आंसर। ये बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम इस टॉपिक को बंद करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला का खेल चलता है और कैसे कैसे लोग होते हैं यहाँ पर, कैसे कैसे सवाल यहाँ पर होते हैं। इन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? एक क्वेश्चन और करते हैं बस। क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है।
64 ग्राम ऑफ organic compound has 24 ग्राम कार्बन, 8 ग्राम हाइड्रोजन, and the rest is oxygen. Rest is oxygen. The empirical formula of the compound is CH4O, CH2O and C2H4O and D none of these. कैसे किया जाए काम भाई? परसेंटेज में तो दिया नहीं हुआ है, तो पहले परसेंटेज में करो, एंड परसेंटेज में करने के बाद जैसे जनरल तरीके से क्वेश्चंस को बना रहे थे वैसे बना लेंगे। तो परसेंटेज ऑफ कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है 64 ग्राम, उसमें कार्बन 24 ग्राम है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? 24/64 × 100 एंड परसेंटेज ऑफ H क्या हो जाएगा? 8/64 × 100 एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? वो भी देख लेते हैं। चलो 24 डिवाइडेड बाई 64 37.5 है ये, एंड ये कितना है? 800/64 12.5 है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 10, 7 2 9 1 10, 3 1 4 5 50। तो ऑक्सीजन कितना परसेंट हो गया? 50%। 100 में 50% यही दोनों हो गया, मतलब 37.12.5 प्लस 37.5 50 हुआ, तो 50% क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। भाई मेरे, अगर ये दोनों 50% मिलकर हो रहे हैं और तीसरा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना होगा? 85% तो होगा, सब जोड़ जाके 100% होना चाहिए ना। तो ऑक्सीजन 50% हो गया। अब परसेंटेज जब पता है तो हो गया काम ख़त्म, यहीं से निकाल देंगे। ये हो गया इधर आपको कार्बन, इधर हो गया हाइड्रोजन और इधर हो गया ऑक्सीजन। मास इन ग्राम, कार्बन का है 37.5 ग्राम एंड इसका है 12.5 ग्राम और इसका 50 मोल। 37.5/12 एंड 12.5/1 एंड 50/16। काट किट करिए कितना आता है? 37.5/12 37.5/12 3.125 एंड ये तो 12.5 ही होगा एंड 50 डिवाइडेड बाई 16 3.125। तो ये मोल निकला। अब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, तो इनमें सबसे छोटा संख्या कौन है? इनमें सबसे छोटा संख्या है 3.125, तो उसी को करेंगे। 3.125 डिवाइडेड बाई 3.125 12.5/3.125 3.125/3.125, ये तो 1 हो गया। ये कितना हो गया? 12.5 डिवाइडेड बाई 3.125 4 आ गया। तो बहुत सिंपल सा बात है। यहाँ पर जो एम्पिरिकल फार्मूला हुआ
वो क्या हो गया C1H4O, C1H4O, दैट इज़ C1H4O A। तो इसी के साथ आपने आज देखा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और एम्पिरिकल फार्मूला सिर्फ होल नंबर रेशियो को, जैसे कि आप सवाल में ही देख रहे हैं, तो पता चल रहा है कि होल नंबर रेशियो को ही बता रहा है। एलिमेंट्स जो हैं मॉलिक्यूल में प्रेजेंट डिफरेंट एटम्स के एलिमेंट, उनके होल नंबर रेशियो को बताता है। एक्चुअल फिगर ये नहीं बता पाता है। फिर उसके बाद एक रिलेशन देखा, n इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला बाई मॉलिकुलर फार्मूला, या एम्पिरिकल फार्मूला मास बाई मॉलिकुलर फार्मूला मास, उस पर भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखा हमने। तो इस तरह से करके एम्पिरिकल फार्मूला 100% समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस पर रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप कोशिश करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व एज मच प्रॉब्लम एज यू कैन, एंड प्रैक्टिस more and more, because practicing the problem makes you perfect. Okay, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।